मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा सामने जो आप लोगों का एसएससी का किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है ना, तो हम लोग उससे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सीरीज आज से ही स्टार्ट हुआ है और मैं आप लोगों को डेली 7 बजे इस वीडियो को लाइव करूँगी, ठीक है? इसी सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे ही डेली 7 बजे लाइव होगा डेली। तो इससे आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा, देखिए जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगी और हम लोग हर दिन एक टाइप का करेंगे क्वेश्चन। किसी टाइप में कोई क्वेश्चन कम रहेगा और किसी में ज़्यादा रहेगा, तो कोई वीडियो 1 घंटा तक ही जाएगा, उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा। आप लोग डेली इस वीडियो को देखिएगा और अपना जीके जीएस को पार्ट को थोड़ा-सा मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में जीके जीएस आता ही है, ठीक है? तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये आप लोगों का बुक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभिलेख हो गया या फिर शिलालेख हो गया, तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरालेखन। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरालेख के अध्ययन किसको बोलती, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे हो जाएगा? शिलालेख का अध्ययन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र कहते हैं और अभिलेख मुहर, स्तूप, चट्टान और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों और ईंटों के ईंट मूर्तियां पर उत्कीर्ण होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन याद रहेगा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेख का अध्ययन। शिलालेख के अध्ययन को ही हम लोग पुरालेख शास्त्र कहते हैं। आप लोगों को याद रहेगा इस क्वेश्चन को। चलिए, और क्लास जब खत्म हो जाएगी तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग एक बार उस पीडीएफ को देख लीजिएगा और सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेख का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी मुख्य मुख्य की विशेषता थी, जो हड़प्पा संस्कृति था ना, उसकी विशेषता थी कि ये नगर योजना प्रणाली था, ठीक है। तो जो आप लोगों का हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या था? ये नगर योजना प्रणाली था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है ना, नगर के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु वस्तुओं पर लागू थी, चाहे छोटी हो या बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? शहरी जीवन था, ठीक है, व्यवस्थित शहरी जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित है। तो देखिए देवी देवी माता की पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था, मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा-सा इधर-उधर का भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए उस पर एक नारी का चित्र है। चित्र में पैर फैले हुए तथा गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो मोहन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो है ना स्त्री की एक मूर्ति मिली है जिसे हम लोग देवी कहते हैं, ठीक है। और हड़प्पा से एक मुद्रा मिला था ना, जिसमें ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए एक नारी का चित्र है और चित्र में पैर फैले हुए तथा गर्भ में एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यगार है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यगार है, ठीक है। अन्नागार या अन्न कोठार कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, या धान्यगार है, ठीक है। इसका लंबाई मैं आप लोगों को बता दूं 45.71 मीटर है, ठीक है। कितना है आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो लंबाई है ना वो 45.71 मीटर लंबा है और चौड़ाई जो है वो 15.23 मीटर है, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों का, इसका ये करेक्ट है, इसका ये करेक्ट है।
चलिए हम लोग लास्ट में डिवीजन भी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब 5 मिनट में। चलिए फिर हम लोग का क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो दयाराम सैनी है। यह सभी को याद रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम सैनी थे। हड़प्पा मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, इसी कारण इसे हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए ये 5 क्वेश्चन याद हो गया। चलिए मैं आप लोग को देखिए लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया रहेगा, ठीक है। डेली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 7 बजे आ जाना है और वीडियो को देख लेना है। आराम से कंबल के अंदर सो के भी देख सकते हैं वीडियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्या है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो कौन से जगह पे आप लोगों को रथ मिला था? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है ये दैमाबाद, ठीक है। तो इसी में आप लोग को रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुआ था और ये रथ जो है वो 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। जिसकी 2 बैल के मतलब कि ये आप लोगों को मैं बता दूं, 45 सेंटीमीटर लंबा है, 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, बस। और जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। ये फोटो आप लोग देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। तो बस अभी इतना ही पता रखिए कि जो रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी? दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोग को 7 क्या है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो मोहनजोदड़ो जो है वो किस जिले में है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आप लोगों के सिंध प्रांत में है, ठीक है। सॉरी, सिंध प्रांत में नहीं है, सिंध तो प्रांत है ना, जिला पूछा गया। तो आप लोग का जिला जो है वो लड़काना जिला का नाम है, ठीक है। कौन सा जिला का नाम है? लड़काना। सिंधु सभ्यता जो है ना, वो सिंधु सभ्यता का स्थल जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जिला पूछा है तो जिला आप लोग का लड़काना हो जाएगा। किस प्रांत में पूछता तो आप लोग का आंसर क्या होता है? सिंध होता। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? लड़काना जिले में है, ठीक है। इसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में जो मोहनजोदड़ो में वो मुख्य क्या क्या मिला था? स्नानघाट, अन्न भंडार, कॉलेजिएट भवन आदि शामिल है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ के लिए है? सत्यमेव जयते जो है ना वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो उपनिषद है ना, उपनिषद उसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सूक्त वाक्य है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते का अर्थ जो होता है ना वो होता है सदा सत्य की विजय होती है। इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने किए थे और मदन मोहन मालवीय को है ना 2015 में भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। तो बस आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सत्यमेव जयते आप लोग को मुंडक उपनिषद से लिया गया, तो 8 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 क्या है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो 9 का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, तो ये आप लोग को पता होगा जो काम के आधार पे जो है ना उनको अलग अलग बांटा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक श्रम विभाजन, ठीक है। तो आप लोगों का भारत में जो वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक जो है वो श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस समय वर्णों में जटिलता नहीं आई थी। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, व्यवसायिक श्रम विभाजन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो जो संगीत के बारे में है ना वो किस
कोई कौन से वेद में दिया गया है, तो संगीत के बारे में आप लोगों को सामवेद में पता चलता है। ठीक है, सामवेद जो है ना उसमें आप लोगों को संगीत के बारे में इसमें बताया गया। तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन किए ना, अभी हम लोग जस्ट तुरंत 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। चलिए, पुरालेख विद्या का अभिप्राय सभी को याद है, शिलालेख का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो व्यवस्थित शहरी जीवन। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो धान्यगार। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम सैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर हड़प्पन सभ्यता के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो दैमाबाद। ठीक है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो लड़काना। तो भारतीय शासन के प्रतीक ये सब सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो उपनिषद, मुंडक उपनिषद। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो संगीत के बारे में सामवेद में कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी ना, वो आप सभी को पहले में भी बता दी हूँ, व्यवसाय पर था। ठीक है, तो 11 का आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में नए शब्द वर्ण, रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। ये वर्ण भी कार्य के आधार पर थे। ब्रह्म मतलब जो यज्ञ कराता था ना उसको ब्रह्म होता था, क्षत्र हानि से रक्षा करता था, और विश्व जो शेष जन था। ठीक है, तो पहले था इस टाइप से। तो चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल के दौरान आप लोगों को मैं बता दूं, वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में किसकी जानकारी नहीं थी, सॉरी नहीं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऋग्वेद काल में आप लोगों को वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं था, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को बता दो, मतलब कि बता दे कि जो ऋग्वेद काल में जो है ना वो काम के अनुसार था। ठीक है, जाति के अनुसार भेदभाव नहीं था, मतलब कि अलग अलग बांटा नहीं गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था यहाँ अस्तित्व में आ गई। चलिए 12 नंबर देख लिया आप लोग का, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था जाति। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। तो सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया था, तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग कौन सा अन्न किया गया था, तो जौ। जौ जो है ना वो मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर का वर्णन भी हुआ है। ऋग्वैदिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है, इसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्या है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो जो यज्ञ है ना, यज्ञ वो किस में है, किस वेद में है, तो आप लोग का ये यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद में आप लोगों का यज्ञ के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के समय प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र है और पालन किए जाने वाला नियम है। इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद एवं सामवेद के विपरीत यह वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो आप लोग को याद रहेगा यज्ञ किस वेद में है, तो यह आप लोग को यजुर्वेद में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, तो आप लोगों का इसका जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया था, तो छत्तीसगढ़ में। चलिए देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंधु
घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्वैभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्वैभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप लोगों का इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 16 का दूसरा, ठीक है। मैं टिक लगा देती हूँ, टिक नहीं लगा रही थी, इसका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होते हैं? तो हम लोग का जो जनजातीय सरदार होता है, कौन सा होता है? मुखिया। उसको हम लोग को चुनने के लिए किसका सभा गठित करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समिति का। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में ऋग्वेद में जानकारी दी गई हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समिति हो जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभा जैसे सभा, समिति, विधत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति महत्वपूर्ण है। हमें जनजातीय सभा, जिसे समिति कहा गया है, के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, समिति होगा, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, मैं फिर रिवीजन भी करवा दूंगी आप लोगों का। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को जो भी मतलब 50-60 जितने भी क्वेश्चन इसमें वीडियो में होंगे ना, वो आप लोग के लिए याद रहेगा, और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का उपनिषद का क्या मतलब है मैं बताऊँ आप लोगों को? होता है उसका समीप बैठना, मतलब नजदीक में बैठना, पास में बैठना। तो आप लोगों का 18 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, ठीक है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सप्त सिंधु। तो वह क्षेत्र जहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर निवास के लिए अग्रसर हुए। इस क्षेत्र को आर्यवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग थे आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कृषि था। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोजन फसलें थी। कृषि अधिशेष होने के कारण यहाँ व्यापार तथा व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। कृषि पर आधारित होने के कारण कई क्षेत्र शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग याद कर लिए। चलिए हम लोग अब 1 से लेकर 20 तक फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब कि वीडियो खत्म होने के बाद तो याद भी तो रखना है। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेख का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यगार। पांचवा क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम सैनी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। 7 नंबर क्या है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लड़काना। भारतीय शासन के प्रतीक ये सब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस ग्रंथ से? तो उपनिषद, मुंडक उपनिषद। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की सहायता में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पे। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जौ। यह सूत्र निम्न में से किस वेग में है? यह सूत्र यज्ञ सूत्र। तो यज्ञ सूत्र आप लोग को यजुर्वेद में है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
सिंधु घाटी की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आप लोग का अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि का नहीं पहचाना गया है, नहीं मिला है, तो ये आप लोग का अज्ञात है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग इसी तरीके से डेली चाहते हो ना 7 बजे क्लासेस, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो अपलोड करते रह जाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं आप लोग कमेंट वगैरह करते तो फिर वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करते तो मैं पूरा बुक कंप्लीट करवा दूंगी ये, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद मतलब होता है पास बैठना। और आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती क्या है? तो सप्त सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका कृषि हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था ना वो था जय संहिता, ठीक है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। यह नाम वेदव्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल 8,800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। 1,00,000 हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया, ठीक है। तो आप लोग का महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा जो है ना वो प्रसिद्ध है, ठीक है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है, जिसे बनावट के आधार पर A, B, C, D, E और F के साथ के द्वारा अच्छे प्रकार से चिन्हित किया जाता है। इसके बाद में उत्तर पश्चिम भारत के सोथी में भी चिन्हित किया गया था। इस स्थल से मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटी, चक्की, पत्थर की गेंदे इत्यादि वस्तुएं पाई गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है इसमें क्या मिला था आप लोगों को? इसका करेक्ट आंसर जगह मिट्टी के पात्र। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका मिट्टी के पात्र हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्या है? जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त्य। क्या हो जाएगा? अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता था। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता था। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगधियम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका अगस्त्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्या है? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सा है? तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता जो है वो आप लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सामान्यतः 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित यह विश्व की सबसे प्राचीन 3 सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में से एक थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, ठीक है। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हड़प्पा जो है ना वो पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। हड़प्पा कांस्य युगीन किलेबंद शहर का अवशेष है जो सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और सेमेट्री एज संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग था। तो आप लोग का 25 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। डेली वीडियो आप लोगों को मैं 7 बजे अपलोड करूंगी और इसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन याद करेंगे। जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन याद कर लिए ना, काफ़ी है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय, शिलालेख का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यगार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम सैनी।
किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहमाबाद। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका हो जाएगा लड़काना। भारतीय शासन के प्रतीक ये सब सत्यमेव जयते निम्नलिखित से किस ग्रंथ से लिया गया? तो आप लोग का उपनिषद, मुंडो उपनिषद हो जाएगा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? तो सामवेद में खोजा जाता है। आर्थिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो आप लोग का हो जाएगा व्यवसाय पे। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था जाति। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था? तो जौ। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यजुर्वेद। ठीक है। फिर क्या जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फसिल कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात। निम्नलिखित में से जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप में बैठना, पास बैठना। 18 का तीसरा हो जाएगा। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सब सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो आप लोग का हो जाएगा हड़प्पा। तो आप लोग को इस तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चन याद किए। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसी तरीके से हम लोग डेली 7 बजे करेंगे, तो आप लोग डेली आ जाइएगा। 7 बजे शाम को ही आइएगा, शाम को ही सही रहता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बाय, थैंक यू।